Hello everyone, this is chapter number 4, class 6 NCERT Social Science and the name of the chapter is Timeline and Sources of History. ये चैप्टर स्टार्ट होता है ये एचकार की एक डेफिनेशन के साथ जो कहते हैं कि हिस्ट्री इज़ एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। ये एचकार कहते हैं कि जो हिस्ट्री है, इतिहास जो है वो एक अनएंडिंग डायलॉग है बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट, यानी कि एक अनएंडिंग कन्वर्सेशन है आज की और जो बीत गया है उसके बीच की, बिटवीन द सोसाइटी ऑफ टुडे एंड द सोसाइटी ऑफ यस्टरडे। आज की सोसाइटी और जो यस्टरडे सोसाइटी है, पास्ट की जो सोसाइटी है उसके बीच की एक कन्वर्सेशन है। वी कैन फुली अंडरस्टैंड द प्रेजेंट ओनली, ये कहते हैं कि हम हमारे जो प्रेजेंट है उसको सिर्फ और सिर्फ तब जान सकते हैं इन द लाइट ऑफ द पास्ट, जब हमें हमारे पास्ट के बारे में पता हो, अदरवाइज हम नहीं जान सकते इसे फुली। यहाँ पे एक फिगर दी गई है जो कि नेशनल म्यूज़ियम की फिगर है, जो कि न्यू दिल्ली में है ये नेशनल म्यूज़ियम। जो म्यूज़ियम होता है उसका जो मेन वर्क होता है वो प्रिजर्व करने का होता है, किसी ऑब्जेक्ट्स को फ्रॉम द पास्ट, जो पास्ट से हमें ऑब्जेक्ट्स मिले हैं ना उसे प्रिजर्व करके रखना, ताकि हम जो हमारी हिस्ट्री है उसे बहुत अच्छे से समझ सकें। तो ये कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिसे ये प्रिजर्व करते हैं, जैसे कि स्टैचूज़ हो गया, कोइंस हो गई, ऑर्नामेंट्स हो गए, ऑर्नामेंट्स यानी कि ज्वेलरी हो गई, इन सब को प्रिजर्व करके रखने का काम होता है नेशनल म्यूज़ियम का। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन अराइज होते हैं जो इस चैप्टर में हम डील करेंगे, जिससे पहला है कि हाउ डू वी मेज़र हिस्टोरिकल टाइम, हम हिस्टोरिकल टाइम्स को कैसे मेज़र करते हैं कि हिस्ट्री में अगर कोई इवेंट हुआ है तो उसका जो टाइम है उसे हम कैसे मेज़र करेंगे कि ये इस टाइम पे हुआ। सेकंड कि हाउ कैन वेरियस सोर्सेज हेल्प अस अंडरस्टैंड हिस्ट्री, कि जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं उस वो कैसे हमें हेल्प कर रही हैं हिस्ट्री को समझने में। हाउ डिड अर्ली ह्यूमन्स लिव, जो अर्ली ह्यूमन है, जब ह्यूमन का ओरिजिन होता है इस अर्थ पे, तो वो कैसे जो है अपनी लाइफ को जीता है, यहाँ पे क्या क्या डिफ़िकल्टी वो फेस करता है और कैसे उसे वो ओवरकम करता है। यहाँ पे एक फिगर दे रखी है जो बताती है कि टाइमलाइन ऑफ फी इंपॉर्टेंट स्टेजेस, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं किसके अंडर इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, कि लाइफ का जो इवोल्यूशन हुआ अर्थ में उसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेजेस के बारे में बताती हैं। जैसे कि स्काई ब्लू में बिलियन ईयर्स अगो कुछ इवेंट्स हुए हैं उसके बारे में, जो डार्क ब्लू है वो ये वाला डार्क ब्लू जो मिलियन ईयर्स अगो के इवेंट्स को बताता है, और ये जो लाइट वाला है ये ईयर्स अगो बताता है। तो जो स्काई ब्लू है उसमें फर्स्ट जो ये बताते हैं कि अर्थ का ओरिजिन है 4.54 बिलियन ईयर्स अगो हुआ है। बिलियन 1 बिलियन में होते हैं 100 करोड़, 1 मिलियन में होते हैं 10 lakhs और 1 लाख में होते हैं 1000 ईयर्स। ठीक है, तो ये बताते हैं कि जो अर्थ है उसका ओरिजिन है 4.54 बिलियन ईयर्स अगो हुआ है। देन फर्स्ट सेल का बताया हुआ है। आफ्टर दैट की एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में वो कब उसका ओरिजिन होता है 2.33 बिलियन ईयर्स अगो होता है। ऑक्सीजन के बिना तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, तो ये कहते हैं कि 2.33 बिलियन ईयर्स अगो पहले जो है ऑक्सीजन का भी ओरिजिन हो जाता है। एंड देन स्पॉन्जेस एंड फंजाई के बारे में बताया हुआ है, मशरूम वगैरह जो फंजाई होती है। एंड देन कोरल्स, कोरल्स क्या होते हैं, सीवीड्स होते हैं, वो जो कलरफुल सीवीड्स हम उसमें देखते हैं ओशन बोर्ड या फिर वाटर बॉडीज़ में देखते हैं जिन्हें वो इंसेक्ट्स और एम्फीबियंस की, बर्ड्स, मैमल, रेप्टाइल्स जो क्रोल करके चलते हैं, फ्लावर्स, बीज, इन सब की हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद जो सब इम्पोर्टेंट है इसमें होमोसेपियंस जो कि हम हैं ह्यूमन, है ना, उनकी बताइए कि 300,000 ईयर्स अगो जो है होमोसेपियन का भी ओरिजिन हो जाता है। तो मतलब इतना पुराना ओरिजिन नहीं है ये, जो न्यू ओरिजिन हम कह सकते हैं इसमें इवोल्यूशन के फेज़ में अर्थ के जो हुआ है वो होमोसेपियंस का हुआ है। उसके बाद राइटिंग की बता रहे हैं कि 6500 ईयर्स पहले जो है राइटिंग भी प्रैक्टिस में आ गई थी, लोगों को लिखना जो है वो आ गया था। अब बताते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, उनको एक एक्सपर्टाइज जो है वो ट्रेंड होते हैं कि उन्हें पता चल, वो अच्छे से स्टडी करके पता कर सकते हैं कि अर्थ के सरफेस का जो पास्ट रहा है उसके अंदर जो भी हमें एक्सकवेट करके चीज़ें मिली हैं, मटेरियल रिमेन्स जो मिले हैं, उससे वो रिकन्स्ट्रक्ट कर पाते हैं इतिहास को, वो वापस से जोड़ पाते हैं वो इतिहास को कि यहाँ का इतिहास जो है वो कैसा रहा होगा, वो किस बेस पे जोड़ पाते हैं कि जो भी मटेरियल कल्चर हमें वहाँ पे मिलता है। यहाँ पे 4 फिगर दे रखी है। पहले एक जियोलॉजिस्ट की फिगर दे रखी है। जियोलॉजिस्ट यानी कि जियो मीन्स अर्थ ही होता है, अर्थ की स्टडी करने वाला जो फिजिकल फीचर की स्टडी करता है अर्थ पे, जो भी विजिबल चीज़ें हैं जैसे कि माउंटेन्स हो गया, रिवर्स होगी, है ना, रॉक्स होगी और हिल्स हो गए, स्टोन्स हो गए, ये जो फिजिकल फीचर्स अर्थ के हैं उनकी स्टडी करने वाले को हम कहते हैं जियोलॉजिस्ट। ठीक है, जैसे ये इस फिगर में दे रखे हैं, ये रॉक की स्टडी कर रहे हैं। देन पैलिएंटोलॉजिस्ट हैं। पैलिएंटोलॉजिस्ट यानी कि जो नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि प्लांट्स, है ना, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन
उनकी जो रिमेन्स बच गए हैं, यानी कि जो ह्यूमन, प्लांट और एनिमल जो जिनकी डेथ हो गई है ना, जो डिकम्पोज हो गए हैं, उसके बाद जो उनका रिमेन बच गया है अर्थ के सरफेस के नीचे, उसकी जो स्टडी करते हैं उन्हें हम कहते हैं पैलिएंटोलॉजिस्ट। फिर आते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है ह्यूमन की सोसाइटी और उसके कल्चर की स्टडी करते हैं कि ओल्डेस्ट टाइम से लेकर आज तक ह्यूमन का जो कल्चर रहा है वो कैसा रहा है, उससे हिस्ट्री को पता करने की कोशिश करते हैं कि इतिहास कैसा रहा होगा इनका। देन आते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ये अनअर्थ करते हैं मटेरियल्स को अर्थ के सरफेस से निकाल के, है ना, एक्सकवेशन में जो भी मटेरियल मिलते हैं इन्हें उसकी स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल पीपल, प्लांट, एनिमल के जो लेफ्ट रह गए हैं, मतलब जो सामान जो वो यूज़ किया करते थे वो अगर हमें मिला है तो उसकी स्टडी करके वो पास्ट को रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि टूल मिल गए कि कौन से टूल्स जो है ह्यूमन यूज़ करते थे, उस टूल का जो मेटल है वो कैसा है, चीप क्वालिटी का है, अच्छी क्वालिटी का है। उससे ये भी पता चलता है कि इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, रिच थे वो लोग कि पुअर क्लास में आते थे, है ना। पोर्ट्स कैसे यूज़ कर रहे, पोर्ट्स यानी कि मिट्टी से बने जो बर्तन होते हैं, वो बीड्स, मनके यानी कि जिनमें होल नहीं होता, वो छोटे छोटे मोतियाँ, सिपियाँ, जिनके अंदर जिनसे नेकलेस और पेंडेंट्स बनती हैं, उन्हें बीड्स कहते हैं। फिगराइन क्या होता है कि स्मॉल स्टैचू होता है किसका, या फिर मॉडल हम कह सकते हैं किसका, एनिमल का कह सकते हैं, ह्यूमन बींग्स का कह सकते हैं, उसकी स्टडी करना। जैसे टेराकोटा के फिगराइंस मिले हैं हमें आईवीसी की साइट्स वगैरह से, तो उससे हमें पता चलता है कि हाँ वहाँ पे किस टाइप के ह्यूमंस थे, एनिमल्स थे, क्योंकि वो छोटे छोटे खिलौने जो टॉयज़ बनाए होते हैं उन्होंने मिट्टी के, उससे हम रिकन्स्ट्रक्ट कर पाते हैं अपनी हिस्ट्री को। बोन्स हो गए, है ना, हड्डियाँ जो मिली हमें, टीथ हो गए एनिमल्स के, ह्यूमंस के, ग्रेन्स यानी कि जो भी फूड का लेफ़्ट ओवर बचा हुआ है उसकी स्टडी करके पता चलता है कि क्या क्या डाइटरी प्रैक्टिसेस में ये लोग खाते थे, और हाउसेस कैसे थे इनके, ब्रिक्स के थे या फिर कोई दूसरा मटेरियल इन्होंने यूज़ किया, इसके बारे में। फिर कहते हैं कि हाउ इज़ टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम टाइम को कैसे मेज़र करते हैं, तो सबसे पहले ये बताते हैं कि एरा कि एरा क्या होता है। एरा अ डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि एक ऐसा पीरियड हिस्ट्री का जो डिफरेंट है, जो यूनिक रहा है, यानी कि फॉर एग्जांपल गुप्ता एरा हो गया, या फिर मौर्य एरा हो गया, या फिर मेडिवल एरा हो गई। इनको एरा में क्यों क्लासीफाई किया जा रहा है, क्योंकि एक अलग ही टाइम पीरियड रहा है। क्यों अलग, किस लिए, कि कुछ इवेंट्स जो हुए हैं इनके टाइम पीरियड में वो इन्हें डिफरेंट और यूनिक बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कि जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन था दोनों डिफरेंट था, इसमें सोसाइटी डिफरेंट थी, ठीक है। इन तीनों में जो सोसाइटी है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिसेस है, मटेरियल कल्चर है, लोगों का जो रहने का स्टाइल है, लिविंग और फूड हैबिट्स हैं, वो सब डिफरेंट है ना। उन चीज़ों के बेस पे हम जो है इन्हें डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और इन्हें एरा में डाल देते हैं, कि अलग टाइम पीरियड में डाल देते हैं कि इनका टाइम डिफरेंट था, इनका टाइम डिफरेंट था और इनका टाइम डिफरेंट था। एक डिस्टिंक्ट पीरियड को हम एरा बना देते हैं। फिर कहते हैं कि जो आज के टाइम पे देखें तो हम कौन सा कैलेंडर यूज़ कर रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है जॉर्जियन कैलेंडर जो है वो यूज़ हो रहा है। वो क्या है कि जो कैलेंडर है वो यूज़ द वर्ल्ड ओवर, हर जगह यही यूज़ हो रहा है। इट हैज़ 12 मंथ्स, 12 महीने और 365 डेज़ हैं। उसमें लीप ईयर भी आ जाता है एवरी 4 ईयर्स में। तो हम लीप ईयर कैसे काउंट करते हैं, लीप ईयर काउंट करना बहुत ईजी है कि कोई भी ईयर अगर हमें फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जांपल हमें फाइंड आउट करना है कि 2024 लीप ईयर है या नहीं, तो उसे 4 से डिवाइड कर दिया, अगर ये 4 से डिवाइड हो गया तो ये लीप ईयर है। फॉर एग्जांपल हमें 1986 देखना है वो हो रहा है या नहीं, अगर वो हो गया तो वो लीप ईयर है, अगर नहीं हुआ तो वो लीप ईयर नहीं है, टोटली डिवाइड हो गया। फिर जॉर्जियन कैलेंडर के तो चल ही रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके बाद भी ये कहते हैं कि अगर हम देखें तो लोकल लेवल पे भी कुछ कैलेंडर्स चलते ही रहते हैं ना। फॉर एग्जांपल जैसे कि मुस्लिम, जूइश, चाइनीज़, हिंदू, ये सब क्या करते हैं, अपने लोकल कैलेंडर को भी यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इन्हें फेस्टिवल्स और जो डेट है उसको कैलकुलेट करना होता है। कुछ ऑस्पिशियस इवेंट्स के, ऑस्पिशियस इवेंट्स यानी कोई भी शुभ कार्य करने के लिए हम कैलेंडर्स को मार्क करते हैं ना, तो ये लोकल कैलेंडर की हेल्प लेते हैं कोई भी इवेंट, ऑस्पिशियस इवेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए। अब बताते हैं कि जो वेस्ट है, इन द वेस्ट द कन्वेंशनल ईयर फॉर जीसस क्राइस्ट बर्थ हैज़ जनरली बीन टेकन टू बी स्टार्टिंग पॉइंट फॉर दिस कैलेंडर। तो ये जॉर्जियन कैलेंडर जो है वो किस के बेस पे चलता है कि जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ हुआ है ना उसको मार्क किया गया है एक स्टार्टिंग पॉइंट की। कैलेंडर जो है जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था उस समय से जो है
कैलेंडर जो है वो स्टार्ट होगी थी डेट्स। तो ऐसा तो नहीं है कि जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए तभी से जो हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हैं वो हो रहे हैं, उनके बर्थ से पहले भी तो कुछ इवेंट्स हुए हैं। तो हम कैसे कैलेंडर को बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि ये जीसस क्राइस्ट का यहाँ बर्थ हुआ है, ठीक है, ये जीसस क्राइस्ट का बर्थ है। तो इसके बाद यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद और जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले जो इवेंट हुए हैं उसे हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने माना जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ है उसके बाद के इवेंट को हम एडी और सीई से डिनोट करते हैं, और उसके पहले वाले को BCE से, मतलब कि बिफोर क्राइस्ट, और बाद वाला जो है आफ्टर डोमिनी और कॉमन एरा। यानी कि AD लिखो या CE लिखो, दोनों सिनोनिमसली यूज़ होते हैं, दोनों मार्क करते हैं कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद के जो इवेंट है उसे। उसके बाद अगर हम देखें, अगर हम डेट्स को कैलेंडर के उस पे पैरामीटर पे रखने की कोशिश करें, तो अगर मैथमेटिकल उसके साथ जाएं, काउंट्स के साथ जाएं, तो हम कैसे उसे क्लासीफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि ये 0 है, ठीक है, हमने मान लिया ये 0 है, 0 के इधर जो है 1 2 3 4 हो गया ईयर, और अगर हम इधर जाते हैं तो वो माइनस में होता है ना। अगर हम मैथमेटिकल काउंट के हिसाब से चले तो ये AD और क्या हुआ CE, ठीक है, और ये हो गया BC इधर वाला, 0 के इस साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला, 0 के राइट साइड वाला हो गया AD और CE। अब ये है एक मैथमेटिकली जब हम काउंट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम हिस्टोरिकली डेट्स को काउंट करने की कोशिश करें तो क्या ये 0 एग्जिस्ट करता है? 0 ईयर तो कुछ होता ही नहीं है, 0 एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर हम इस कैलेंडर के हिसाब से देखना चाहें कि 2BC, ये 2BC है और ये 2AD है, अगर हम काउंट करना चाहें कि 2BCE से लेकर 2AD तक कितना टाइम पीरियड हो गया, कितने ईयर्स हो गए, तो हम कैसे काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये 2BCE था, तो 1 ईयर यहाँ पे हो गया, 1 ईयर यहाँ पे हो गया, 1 ईयर यहाँ पे और 1 ईयर यहाँ पे, टोटली ये 4 ईयर हो गए, है ना। लेकिन हमने क्या काउंट किया, बीच में 0 काउंट किया है, और ये हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन में लेके जा रहे हैं। अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट में देखें तो 0 ईयर तो कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है, 0 ईयर तो कुछ होता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अब अगर हमें देखना है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 0 ईयर तो है ही नहीं, ठीक है। अब अगर हम देखें कि -1 -2 -3 -4 यहाँ पे चल रहा है, और यहाँ पे क्या चल रहा है, 1 2 3 4। अब अगर हमें 2BCE से 2AD तक मेज़र करना है तो हम कैसे मेज़र करेंगे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, यानी कि 1 1 1, ये तीनों मिला के हो जाएंगे 3 ईयर्स, ना कि 4 ईयर। तो हमेशा जो है हिस्टोरिकल उसमें कॉन्टेक्स्ट में जब जाते हैं तो एक ईयर जो है वो माइनस हो जाता है। क्यों माइनस होता है? क्योंकि हम मैथमेटिकल कॉन्टेक्स्ट में जब देखते हैं तो 0 होता है, और अगर हम हिस्टोरिकली उसे मेज़र करते हैं तो 0 ईयर जैसा कुछ होता ही नहीं है, तो वो 1 जो है वो माइनस हो जाता है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, सो अगर हमें कैलकुलेट करना हो कोई ईयर BCE डेट से लेके CE डेट तक, तो हमें क्या करना होगा, हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा एक को। फॉर एग्जांपल 2 + 2 - 1 = 3, जैसे कि मैंने यहाँ पे समझाया भी था। अब यहाँ पे एक टाइमलाइन दी हुई है। सबसे पहले जो हमें पता है कि आइस एज एग्जिस्ट करती थी, तो आइस एज जो है वो 12,000 BCE में जो है ख़त्म हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि पहली सेटलमेंट जो है एग्रीकल्चर की 8,000 BCE में हो रही है, ठीक है, मतलब कि बिफोर क्राइस्ट से ही हो रही है ये भी पहले। अगर हम आज देखें कि हम कहाँ हैं, 2000 CE, यानी कि हम यहाँ हैं, इस टाइम पीरियड में है, जिसे हम 2000 CE भी लिख सकते हैं, और मैंने बताया कि AD भी लिख सकते हैं, दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखें अगर इन द सरस्वती सिविलाइजेशन, तो 2000 BC यहाँ पे है। फिर ये बताते हैं कि जो टाइमलाइन है वो एक कन्वीनियंट टूल है। क्या करता है, एक ऐसा टूल है जो मार्क करता है इवेंट्स को, कि ये जो इवेंट है और उनकी जो डेट्स है उनको सीक्वेंस में लगाने के लिए कि ये इस पर्टिकुलर पीरियड में हुआ था, ठीक है, वरना हमें पता ही नहीं चलेगा कि चीज़ें कब हुई हैं, है ना। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई इवेंट याद भी रखना है तो हमें उसकी पर्टिकुलर डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि जीसस का जो बर्थ है उससे पहले जो है बुद्धा का बर्थ हो गया था, तो हमें एग्जैक्ट डेट अगर ना भी पता हो बुद्धा के बर्थ की, तो हमें ये पता है कि जो जीसस का बर्थ हुआ था उससे पहले बुद्धा एग्जिस्ट करते थे, उनके बर्थ से पहले बुद्धा का बर्थ है 560 BC में, ठीक है। तो टाइमलाइन जो है कि हमें एक आइडिया देता है कि कौन सा इवेंट जो है वो कब हुआ है हिस्ट्री में।
अगर हम सेंचुरी की बात करें तो सेंचुरी में क्या आता है, 100 ईयर्स के पीरियड को हम सेंचुरी कहते हैं। 1 से लेके 100 तक जो है एक सेंचुरी है। ठीक है, अब हम कौन सी सेंचुरी में, हम 21st सेंचुरी में हैं आज के टाइम में, है ना। तो 21st सेंचुरी कब से शुरू हुई, 2001 से लेके शुरू हुई है, 2100 तक रहेगी। अब फिलहाल क्या चल रहा है, 2026 चल रहा है, यानी कि हमने 26 साल बिता दिए हैं इस सेंचुरी के, है ना। 21st सेंचुरी के हमने 26 साल बिता दिए हैं। तो ये सेंचुरी होगी, 100 ईयर्स का जो पीरियड होता है। उसके अलावा अगर हम देखें मिलेनियम क्या होता है, उसमें मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि 1000 ईयर्स के पीरियड को मिलेनियम कहते हैं। और फिर ये बताते हैं कि जो अगर हम देखें कि एंशियंट टाइम में भी तो हम कैलेंडर्स बनाते होंगे, एंशियंट टाइम में भी तो हमें किसी चीज़ पे रिलाई करना होता होगा ये डेट्स को फाइंड आउट करने के लिए, ऑस्पिशियस इवेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए। ये जॉर्जियन कैलेंडर तो अब एग्जिस्ट करता है। जो पहले कैलेंडर एग्जिस्ट करते थे एंशियंट टाइम में, ट्रेडिशनल कैलेंडर, वो कैसे मार्क करते थे डेट्स को, वो कैसे बताते थे कोई ऑस्पिशियस इवेंट्स को। तो ये कहते हैं कि जो मैनी इंडियन कैलेंडर्स रिलाई ऑन द पोजीशन ऑफ सन और मून की पोजीशन पे रिलाई करते थे वो कैलेंडर्स, कि सन जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मून किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उससे वो मंथ बताते थे कि ये वाला महीना चल रहा है। जैसे कि आषाढ़ हो गया, फागुन हो गया, हमने सुना हुआ है ना वो सारे जो ट्रेडिशनल नेम है, आषाढ़, फागुन और जो ये चैत, माघ, वो वाले जो महीने हैं वो इस कैलेंडर्स के हिसाब से बताए जाते थे। पंचांग जो है वो एक बुक ऑफ टेबल है विच लिस्ट द डेज ऑफ ईच मंथ, है ना। सारे डेज बताती थी ये मंथ के, उसमें कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। ठीक है, वो प्रिसाइजली मतलब एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करते थे कि सोलर और लूनार एक्लिप्स यानी कि सूर्य और चंद्र ग्रहण जो लगते हैं ना वो कब लगेंगे, सनराइज और सनसेट का टाइम क्या होगा, वो पंचांग जो है वो सारी चीज़ें बताया करते थे। अब ये कहते हैं कि जो सोर्सेज हिस्ट्री के वो क्या हो सकते हैं, कोई प्लेस भी हो सकता है, एक कोई पर्सन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में हमारी दादी से पता चल रहा है, या फिर किसी हिस्टोरियन से पता चल रहा है, किसी रिलेटिव से पता चल रहा है, तो वो पर्सन जो है हमारे लिए सोर्स है हिस्ट्री का, कि हमें उससे हिस्ट्री पता चल रही है। कोई प्लेस हो सकता है कि हम फॉर एग्जांपल हम कोई पैलेस विजिट करने जा रहे हैं, वहाँ से हमें पता चल रहा है कि इस पैलेस का की हिस्ट्री क्या है, किसने बनवाया था, क्यों बनवाया था। ठीक है, तो प्लेस, पर्सन, कोई टेक्स्ट है जैसे कि एंशियंट टेक्स्ट हो गए, वेद, उपनिषद, इनसे हमें पता चल रहा है। इन्फॉर्मेशन जो दे रहे हैं ना हमारे पास्ट की, वो क्या है, वो सोर्स है हिस्ट्री के। तो यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स की रिलेशन बताया कि ग्रैंड पेरेंट्स पैटर्नल साइड फादर की साइड से, ये मैटरनल मदर की साइड से, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि परदाता जो हो गए फादर की साइड से, यहाँ पे मदर की साइड से। इनके नेम लिखने हैं इसमें इनका ऑक्यूपेशन क्या था, वो कहाँ पैदा हुए थे। अब सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, हमें इनकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है, ग्रैंड पेरेंट्स की हमारे फादर ही बताएंगे ना उनके बारे में, कोई आईडी प्रूफ हो उनका, उनका बर्थ सर्टिफिकेट हो, डेथ सर्टिफिकेट हो, कुछ उससे हमें क्या पता चलेगा, उनके हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल रही है, या आईडी वगैरह से मिल रही है, या फिर हमारे पेरेंट्स जो है वो बता रहे हैं, तो वो हमारे लिए सोर्स है। इसके बाद अगर हम देखें कि हर एक ऑब्जेक्ट की हमें पता है कि कोई ना कोई स्टोरी रही है ना। हर ऑब्जेक्ट कोई स्ट्रक्चर, कोई स्टोरी हमें बता रहा है हिस्ट्री से रिलेटेड। अब हम बताते हैं कि सोर्सेज क्या हैं हिस्ट्री के। यहाँ पे सारे सोर्सेज दे रखे हैं। ओरल सोर्सेज क्या होते हैं, जो कि लिखे नहीं गए, लोगों ने मतलब बोल बोल के ट्रांसफ़र किया है किसी न किसी को। जैसे हमारी दादियों ने हमें बताया, तो वो उन्होंने जो हिस्ट्री बताई है हमें, वो रिटर्न में तो नहीं है ना हमारे पास, हमें तो हमारी दादी ने बताई थी और हम किसी और को बता देंगे, तो वो ओरली जो है ट्रांसमिट हो रही है। फॉर एग्जांपल जीनियोलॉजी यानी कि वंश के बारे में, कि दादा का नेम ये था, परदादा का नेम ये था, है ना। पूरी डायनेस्टी के बारे में बता दिया। जीनियोलॉजिकल सोर्स हो गए, फोकलोर होगी। उसके अलावा अगर हम देखें फॉरेन अकाउंट्स जो हैं, इंडियन लिटरेचर में वेद हो गए, पोइम्स, प्लेज, हिस्टोरिकल टेक्स्ट कौन से हो गए, जैसे कि एंशियंट टेक्स्ट कोई हर्षचरित्र होगी, हरिसेन की, और बाण भट्ट की कादम्बरी, ये सब जो चीज़ें हिस्टोरिकल टेक्स्ट हैं, ये हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं। कोई स्टोरीज हो गई, या फिर साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल टेक्स्ट हो गए। ट्रैवलॉग्स को क्या हो गया कि फॉरेन जो ट्रैवलर्स आए थे उन्होंने यहाँ पे रह के अपना जो हिस्ट्री लिखी है, यहाँ की सोसाइटी के बारे में लिखा है, कल्चर के बारे में लिखा है, उससे भी हमें हिस्ट्री का पता चलता है। क्रॉनिकल्स क्या हो गया कि उन्होंने टाइम के साथ लिखा है, कि मतलब ना उन्होंने टाइम के साथ क्लासीफाई करके लिखा है हिस्ट्री को, कि पहले ये वाला इवेंट हुआ, फिर ये वाला इवेंट हुआ, फिर ये वाला इवेंट हुआ। तो जब टाइम के साथ एडजस्ट करके हिस्ट्री को लिखा जाता है तो वो हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स में
लिखी जाती हैं, ठीक है। पैनल्स हो गए, स्कल्पचर्स हो गई, पेंटिंग्स हो गई, एक्सकवेशन में हमें जो भी मटेरियल मिला, कोई वेपन मिला, कोई टूल मिला, कोई फिगराइंस मिली है, स्टैचूज वगैरह, पोट्री, टॉयज़, ये सब जो है हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। स्ट्रक्चर्स हो गई, इंस्क्रिप्शंस, मैन्युस्क्रिप्ट्स होगी छोटी छोटी, ठीक है। और कॉपर प्लेट्स होगी जो हार्ड जो प्लेट्स पे लिखी गई हैं, कॉइन्स होगी, ये सारी जो है सोर्सेज हैं हिस्ट्री के। हाँ, फिर ये जो कहते हैं कि जो सोर्सेज हैं ये हमें हर एक चीज़ के बारे में बताते हैं कि मतलब कि इतने हज़ार साल पहले कहाँ पे कौन से मॉन्यूमेंट्स मिले हैं, कौन से कहाँ पे ट्रेड हुआ करता था, किसके साथ हमारा ट्रेड होता था, इन सब सोर्सेज के थ्रू ही हम जानते हैं कि वो क्या इतिहास रहा है उस सब चीज़ों का, ठीक है। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो हमें हेल्प करते हैं स्टोरी को रिकन्स्ट्रक्ट करने में। एपिग्राफिस्ट जो कि एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस को लिखते हैं ना, डिकोड करते हैं, उन्हें एपिग्राफिस्ट कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ह्यूमन की सोसाइटी और कल्चर को स्टडी करते हैं। इन लोगों की हेल्प से जो है हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है। अदरवाइज़ जो अगर हम कई बार अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट्स और ये सब चीज़ें मिलती हैं तो अगर हम उनसे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं तो वो कॉन्ट्राडिक्ट भी करती हैं। लेकिन जब ये चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होती है ना, तब ये लोग हिस्टोरियंस और ये आर्कियोलॉजिस्ट, एपिग्राफिस्ट जो हैं, इनके जो सोर्सेज हमें मिलते हैं, जो इनकी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो रिलायबल बनाती है। जो भी हमें मटेरियल मिला है हम उससे क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम ह्यूमन की हिस्ट्री के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे कि जो बिगनिंग है ह्यूमन की हिस्ट्री की वो कैसे रही है। जो मॉडर्न ह्यूमन जो कि होमो सेपियन जो हम हैं वो कैसे प्लेनेट पे आता है और वो कब आता है। ये कहते हैं 3 लाख ईयर्स अगो ह्यूमन आ गया है, उसका ओरिजिन हो चुका है इस प्लेनेट पे, ठीक है। और कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी हिस्ट्री का पार्ट रहा है ह्यूमन, नहीं, एक छोटा सा पार्ट रहा है हिस्ट्री का। अर्थ की हिस्ट्री बहुत बड़ी रही है, उसमें एक छोटा सा पार्ट जो है वो ह्यूमन है। जो अर्ली ह्यूमन है वो उससे बहुत से चैलेंज फेस करने पड़े हैं। वो लोग कैसे रहते थे, बैंड्स में रहते थे, ग्रुप में रहते थे। क्यों ग्रुप में रहते थे? क्योंकि यूँ था कि बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे, अगर वो अकेले रहेंगे तो उन पर अटैक कर देंगे और वो ऑब्वियसली अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, है ना। एक इंसान बड़े बड़े जानवरों से नहीं लड़ सकता। अगर वो बैंड में रहेंगे तो वो इन्वेजन से भी बचे रहेंगे और जानवरों से भी बचे रहेंगे। इसके अलावा वो साथ में क्या है, हंटिंग गैदरिंग करते थे, शिकार किया करते थे। हंटिंग के लिए अब एक इंसान जो है शिकार तो कर नहीं सकता, वो मिलके जानवर को टेम करेंगे, एनिमल को टेम करेंगे और फिर जो है उसकी हंटिंग करेंगे। उसके बाद गैदरिंग के लिए भी बहुत से लोग चाहिए, तो ये बैंड्स में रहा करते थे। शेल्टर था नहीं इनके पास, कोई फूड के सोर्सेज थे नहीं, तो बहुत सारी डिफ़िकल्टी थी इनको। इनका जो सर्वाइवल था वो इन पे ही टिका हुआ था, फ्रूट्स, प्लांट्स और हंटिंग गैदरिंग पे। फिर ये कहते हैं कि धीरे धीरे जो है लाइफ जो है वो ग्रो होने लग गई है। उस समय लोगों की कोई लैंग्वेज भी नहीं थी, जो लैंग्वेज वो बोलते थे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। और हम जो है अब हम पता भी नहीं कर सकते कि वो किस लैंग्वेज में बात किया करते थे जो अर्ली ह्यूमंस थे, ठीक है। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि फायर का जो है इन्वेंशन किया। फायर का इन्वेंशन किया तो लाइफ थोड़ी और इजी होगी। पहले वो कच्चा मीट खा लेते थे, रो मीट खा लेते थे, अब उन्हें पता चला कि हम क्या कर सकते हैं, मीट को पका के खा सकते हैं ना, प्रिजर्व कर सकते हैं। तो उनकी लाइफ थोड़ी और ईजी हो गई। अब उन्हें यूँ है कि उन्हें स्टोन मिले, स्टोन एक्सिस बनाए, उन्होंने टूल्स बनाए, एरो हेड्स बनाए, धनुष वगैरह बनाए। तो उन्हें ये पता चला कि इससे वो क्या कर सकते हैं, जानवरों को दूर से ही मार सकते हैं ना, उन्हें पास जाने की ज़रूरत नहीं, उनकी लाइफ को थ्रेट नहीं रहा कोई। बड़े बड़े जानवरों को टेम कर पा रहे हैं ईजिली। तो शेल्टर के लिए वो कहाँ रह रहे हैं, केव्स में रह रहे हैं। और हमें कैसे पता चलता है इस चीज़ों के बारे में? क्योंकि जो ये भीमबेटका रॉक पेंटिंग्स है या फिर जो दूसरी अजंता, अलोरा और इन सब की जो केव्स पेंटिंग्स हैं ना, उसमें हमें थोड़े इनके डिपिक्शंस देखने को मिलते हैं। उन केव्स में इनकी पेंटिंग बनाई गई है कि जो एनिमल्स को ये टेम कर रहे हैं, कैसे वो हंटिंग कर रहे हैं, कैसे गैदरिंग कर रहे हैं, ये सब जो है उसमें शो किया गया है। उसके बाद बताते हैं कि जो अर्ली ह्यूमन्स है वो सिंपल ऑर्नामेंट्स पहनते थे, जैसे कि जो पेंडेंट्स होगी, बीड्स होगी, एनिमल के टीथ पहन लिया इन्होंने, ये सब चीज़ें। फिर कहते हैं कि फर्स्ट क्रॉप आई है, कि पहली बार जो है क्रॉप कैसे उन्होंने उगाई है और कैसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस स्टार्ट किए हैं। कहते हैं कि आइस एज जो है वो ख़त्म होती है। जब आइस एज ख़त्म होती है तो क्या होता है कि जो क्लाइमेट है वो वार्म हो जाता है। क्लाइमेट वार्म हो गया तो जो आइस मेल्ट हुई थी, आइस एज फेमस इसलिए था क्योंकि हर जगह आइस ही आइस थी। जब आइस एज ख़त्म होती है और आइस मेल्ट होती है, क्लाइमेट वार्म होता है, तो क्या होता है कि वाटर्स जो हैं, अब पिघल गया पानी। जब वो पिघल गया तो जो रिवर्स बह रही थी उसके अंदर वो ओवरफ्लो करने लग जाएगा। वो ओवरफ्लो करता हुआ पानी कहाँ जाएगा,
ओशन बनाएगा। ओशन कैसे कि जो अर्थ के सरफेस पे बहुत गहरे डीप डीप जो गड्ढे थे, पिट्स थी, वो डिप्रेशन जो थे, वो इस आइस के मेल्ट होने के बाद जो पानी उसमें जाके भरा है तो उससे ओशन बॉडीज़ बनी है, बड़े बड़े ओशंस वैसे ही बने हैं। तो कहते हैं लास्ट जो आइस एज थी वो 1 लाख ईयर्स अगो से लेके कहते हैं कि 12,000 ईयर्स तक चली है। और उसके बाद जो लाइफ की कंडीशन थी ह्यूमन की वो थोड़ी एडवांस हो गई। क्या हुआ कि लोग अब सेटल डाउन होने लगे, पानी जो है उन्हें इजीली मिल गया, कल्टीवेशन आ गई उन्हें, सीरियल्स और ग्रेन्स को कल्टीवेट कर रहे हैं, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, घरों में ही रख रहे हैं ना। उसके बाद कहते हैं कि फूड उन्हें मिल ही गया है, अब धीरे धीरे पॉपुलेशन जो है वो बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, वो सेटल होगी रिवर्स के पास, जहाँ पे भी अवेलेबिलिटी है वाटर की वहाँ पे वो सेटल डाउन होगी। सोइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल है तो क्रॉप को उगाना बहुत इजी है। यहाँ पे ये कुछ वो भी दिखा रहे हैं, अर्ली पिक्चर्स भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पे देखो ये लोग कृषि कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे ये ग्रेजिंग हो रही है, यहाँ पे ये विमेन खाना बना रही है, ये हंटिंग के लिए जा रहा है, यहाँ पे घर बने हुए हैं, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। तो ये डे टू डे लाइफ को जो है वो डिपिक्ट कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो होती है तो एक नीड आती है लोगों के बीच में कि अब सोसाइटी है थोड़ी कॉम्प्लेक्स होने लगी। पहले थोड़े से लोग रह रहे थे, अब लोग जो है वो बढ़ गए। अब लोग बढ़ेंगे तो उनके बीच में लड़ाई झगड़े और जो है मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा बिगड़ेगा। उसको सही करने के लिए, उनकी वेलबींग को इंश्योर करने के लिए, जैसे आज के टाइम में भी इतनी लार्ज पॉपुलेशन को की वेलबींग को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट्स है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, वैसे ही उस समय में भी क्या हुआ कि लीडर्स बनने लगे। जो ग्रुप था उसमें एक इंसान को चूज़ कर दिया जाता था जो वेलबींग को इंश्योर करेगा पूरे ग्रुप की, क्योंकि इंडिविजुअल ओनरशिप जैसा कोई कुछ था नहीं। सभी मिलके जो है हंटिंग कर रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं, सभी मिलके रह रहे हैं, फूड क्लोथ्स इन सब चीज़ों को शेयर कर रहे हैं आपस में। तो ऐसे ऐसे जो है ह्यूमन जो है ग्रू करने लग गया, विलेजेस ग्रू करने लग गए, ह्यूमन की पॉपुलेशन ग्रो हुई, विलेज ग्रो हुए, टाउन सिटीज़ ये सब ग्रो होने लगी। और धीरे धीरे जो है नई नई जो टेक्नोलॉजीज आने लगी, मटेरियल जो वेलबींग है वो इंश्योर होने लगी ह्यूमन की। और ह्यूमन जो है वो अब थोड़ा ज़्यादा एडवांस हो गया। ह्यूमैनिटी जो है वो अब एक क्रिटिकल स्टेज पे आ गई थी, इम्पोर्टेंट स्टेज पे आ गई थी। अब लोगों को एक दूसरे के लिए कंपैशन, करेज और इन सब की जो भावना है वो डेवलप होने लगी थी। और आज की सोसाइटी जो है वो उसकी एडवांस वर्जन है। दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर।